फिल्म की शुरुआत होती है बकलेक नाम के एक शांत से शहर से, जहां हमें एक नौजवान लड़के बिन्नी से मिलते हैं जो लोकल सुपरमार्केट में काम करता है। बिन्नी बाहर शॉपिंग कार्ट्स को सही से लगा रहा होता है, लेकिन तभी वो अंदर जाता है और अपने हाथ साफ करने के लिए अपने मैनेजर टार्की से अल्कोहल मांगता है। टार्की उसे बताता है कि वह काउंटर पर चला जाए जहाँ लीसा अपने सौतेले पति स्टीव, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनकी ग्रोसरी स्कैन कर रही थी। सब कुछ एक शांत शाम जैसा लगता है, लेकिन तभी हमें एक वैन में बैठे कुछ लोगों को देखते हैं जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और मार्केट पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जल्द ही एक आदमी अंदर आता है और मार्केट का दरवाजा लॉक कर देता है। वही मैनेजर बोलता है कि स्टोर अब बंद हो चुका है। बिन्नी मार्ट में घूम रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात पुलिस अफसर हडसन से होती है। वो उससे कुछ जानकारी मांगता है और बिन्नी उसे वो जानकारी दे देता है। बिन्नी शेल्फ के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करता है और फिर अपने रास्ते पर चलता है, जब तक कि वह अपने एक साथी को मरा हुआ नहीं पाता। और तभी दो हथियार लिए लोग उसे चौंका देते हैं। दूसरे हथियार लिए आदमी ने पहले ही एक साथी को बंधक बना रखा होता है। महिला उसे जमीन पर लेटने को कहती है और हम बाकी किडनैपर्स की तरफ लौटते हैं। एक आदमी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैमरा वाला आदमी देखता है कि टार्की पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत उसे धमकाते हुए रोक देता है। हालांकि ये अपराधी ऐसे नहीं लगते कि ये कुछ चुराना चाहते हो। एक आदमी कस्टमर्स की जांच करना शुरू कर देता है, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। वह एक एक आदमी के पास जाता है और उनकी मानसिक स्थिति जांचता है। जो आदमी लीडर है उसका नाम है रीटर। वह अपने ग्रुप को आदेश देता है कि सभी बंधकों को अलग अलग रखा जाए। हर किसी को अलग अलग जगह रखा जाता है और उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। उनमें से एक आदमी सबको सावधान करता है कि सब होशियार रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो लोग यही हैं। जो आदमी लोगों की जांच कर रहा है उसका नाम है स्पूकी, और जब वो एक औरत की जांच कर रहा होता है तो उसे लगता है कि ये वही है जो वो ढूंढ रहे हैं। औरत भागने की कोशिश करती है और स्पूकी अपने साथियों को अलर्ट कर देता है, जो जल्द ही उस औरत को मार देते हैं। इस बीच जो आदमी ऑफिसर हडसन पर नजर रखे होता है उसका एक पल के लिए ध्यान भटक जाता है। हडसन इसका फायदा उठाकर उसे मार देता है। हडसन समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत बैकअप के लिए कॉल करता है। बाकी लोग भी अपने साथी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। हडसन उस जगह पर जाता है जहां वो लोग होते हैं और अचानक वहां गोलीबारी होती है, लेकिन वह जल्द ही शेल्फ के बीच वापस चला जाता है। कैमरा वाला आदमी बाकी बंधकों पर नजर रखता है, जबकि रीटर और कैन हडसन के पीछे जाते हैं और अपने मरे हुए साथी की लाश पाते हैं। जैसे ही हडसन गलियों में चलता है वह स्पूकी से टकराता है और बिना देर किए उस पर गोली चला देता है। वो इस सिचुएशन को शांत मन से हैंडल करता है, जबकि रीटर और केन गोली की आवाज सुनते हैं। रीटर जल्द ही गलियारे में पहुंचता है और हडसन उससे कहता है कि आगे ना बढ़े, लेकिन रीटर चलता रहता है जब तक कि केन पीछे से आकर हडसन को मार नहीं देता। केन पुलिस अफसर का फोन पाता है और देखता है कि उसने बैकअप के लिए कॉल कर रखा है। यह जानकर वह अपने ग्रुप को तुरंत चौकन्ना कर देता है। रीटर स्पूकी की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन वह अपने जख्मों से बच नहीं पाता और मर जाता है। तभी केन और लोगन बंधकों के साथ आते हैं। केन कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन रीटर जिद करता है कि वो वह चीज नहीं छोड़ेगा जिसे वो ढूंढ रहे हैं और समय मांगता है, जिसे केन मान लेता है। रीटर स्टर्लिंग को सूचना देता है कि पुलिस आ रही है। रीटर बताता है कि स्पूकी से मरने से पहले कहा था कि वो चीज यही है। फिर केन बंधकों को बाहर ले जाता है, जबकि रीटर स्पूकी के खून से स्टोर के दरवाजे पर चेतावनी लिखता है, कोई अंदर ना आए। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुंचती है और जो बंधक पहले से चेक हो चुके हैं उन्हें रिहा कर देती है। रीटर केन से कहता है कि जिन लोगों की जांच नहीं हुई है उन्हें रोक रखे। तभी हम देखते हैं कि स्टर्लिंग उस औरत की लाश की जांच कर रही है जिसे स्पूकी ने पॉइंट किया था, और बताती है कि वो जीव अब 8वें साल के गर्भ में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब है कि वो चीज विकसित हो रही है। रीटर बाकी ग्रुप से मिलता है और कहता है कि पुलिस बंधकों से पूछताछ में व्यस्त है, अब उन्हें प्लान बी पर जाना होगा। बाहर एक महिला से पूछताछ हो रही होती है कि तभी ऑफिसर स्टीव मौके पर पहुंचता है और बताता है कि उसकी सौतेली बेटी अंदर है। वह जोर देता है कि उन्हें तुरंत एक्शन लेना होगा। मार्केट के अंदर ग्रुप रीटर के फैसले से असहमत दिखता है कि मशीन को जारी रखा जाए। केन पूछता है कि वे प्लान बी को बिना किसी नए आइडेंटिफायर के कैसे आगे बढ़ाएंगे। रीटर कहता है कि उन्हें नया आइडेंटिफायर ढूंढना होगा। स्टर्लिंग कहती है कि पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने देगी। रीटर सुझाव देता है कि शार्लेट को यह रोल निभाना चाहिए, लेकिन केन हंसते हुए कहता है, क्या तुम भूल गए
कि स्टॉक के साथ क्या हुआ था। फिर ग्रुप फैसला करता है कि वो बाकी बंधकों पर कुछ टेस्ट करेंगे जब तक शार्लेट वहां नहीं पहुंच जाती। स्टर्लिंग चेतावनी देती है कि ये खतरनाक है, लेकिन रीटर कहता है कि स्पूकी ने मरने से पहले कहा था कि ऐसा करना सुरक्षित होगा। स्टर्लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि कुछ बंधक बच्चे भी हैं, लेकिन रीटर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह चीज बाहर नहीं जा सकती। स्टर्लिंग सहमति देती है और कहती है जरूरी सामान लाओ। केन को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए लोगन कहता है कि वो जाकर लाएगा। रीटर स्टर्लिंग से कहता है कि वह लाशों की जांच करे क्योंकि कुछ लोग शायद इन्फेक्टेड हों, और लोगन से कहता है कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करे। फिर वो केन को आदेश देता है कि मार्केट की लाइट्स बंद कर दे, और फिर अचानक सब अंधेरे में डूब जाता है। स्टीव ये देखकर ऑर्डर देता है कि बाहर की लाइट्स ऑन की जाए ताकि अंदर के लोग पुलिस की पोजीशन पहचान ना सके। मार्केट के अंदर लोगन स्पूकी की लाश को फ्रीजर में रखता है जहां बाकी लाशें पड़ी थी। जैसे ही वह बाहर निकलता है, मरे हुए पुलिस वाले का शरीर हिलने लगता है और लाइट्स झपकने लगती है। अब पहला टेस्ट शुरू होता है। बंधकों को 1 लीटर दूध पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन एक महिला इसे पी नहीं पाती। केन चिढ़ते हुए कहता है कि वो जल्दी से दूध खत्म करे और चेतावनी देता है कि मैनेजर टार्की पहले टेस्ट करेगा। जब केन कमरे से निकलता है, लिसा कहती है कि जहां लाशें हैं वहां उन्होंने पुलिस वालों की बंदूक छोड़ दी है, और अगर वे चाहें तो उसका इस्तेमाल करके यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं। एक आदमी उसे पागल कहता है कि वो ऐसा सोच रही है, लेकिन लिसा अपना तर्क समझाते हुए कहती है कि मेरे पापा पुलिस में हैं और मैं ऐसे कई केस सुन चुकी हूँ। इस बीच बाहर स्टीव और ऑफिसर कूपर उस वैन की जांच करते हैं जिसमें किडनैपर्स आए थे। दोनों धीरे धीरे वैन की तरफ बढ़ते हैं और स्टीव उसका पिछला दरवाजा खोलता है। अंदर उन्हें भारी मात्रा में हाई कैलिबर की गोलियां, संगठित हथियार और कई कैसेट टेप्स मिलते हैं जिन पर एक अनजान आदमी का चेहरा छपा होता है। यह दिखाती है कि ये लोग कोई साधारण किडनैपर्स नहीं हैं, बल्कि ये कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। कूपर फिर नेगोशिएटर को जानकारी देता है कि ये वैन एरन रीटर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो 43 साल का एक आदमी है जिसने कई सालों तक JPL में काम किया है। स्टीव तुरंत रीटर से फोन पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कूपर बताता है कि सारे सेल सिग्नल जाम कर दिए गए हैं। इसलिए स्टीव आदेश देता है कि कोई और तरीका ढूंढा जाए जिससे वो बातचीत कर सके। इससे पहले कि हालात और खराब हो जाए, अंदर मार्केट में ग्रुप वासक बंधकों के पास जाता है और रीटर अपने लोगों का परिचय देता है। स्टर्लिंग जो डॉक्टर और बायोलॉजी स्पेशलिस्ट है, लोगन जो रिकॉर्डिंग और इक्विपमेंट संभालता है, और केन जिसके बारे में वो ज्यादा नहीं बताते लेकिन लगता है कि वो खतरनाक कामों का जिम्मेदार होगा। बंधकों में से एक बुजुर्ग आदमी रीटर से हाथ जोड़कर कहता है कि कम से कम बच्चों को छोड़ दे, लेकिन रीटर मना कर देता है और कहता है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति खतरे में है और कोई भी शख्स से बाहर नहीं है। तब वो समझाने लगता है कि वो यहाँ क्यों है। वो बताता है कि वो एक ऐसे कैरियर की तलाश में है जो बेहद खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड है, और उस ट्रेस को वो बक लेक तक ले आए हैं। रीटर बताता है कि ग्रुप का इकलौता सदस्य जो इन्फेक्टेड की पहचान कर सकता था, स्पूकी, अब वो मर चुका है। अब उन्हें एक ज्यादा जोखिम वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। अब स्टोर मैनेजर टार्की को सबसे पहले इस नए टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। रीटर समझाता है कि जो दूध उन्हें पिलाया गया है वो शरीर के अंदर का pH बदलता है, जिससे अगर किसी में वो चीज है तो उसका रिएक्शन जरूर दिखेगा। वो कुछ कहता है कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। बंधकों में से एक पूछता है अगर कोई संक्रमित निकला तो। केन बिना किसी संकोच के जवाब देता है तो वो मारा जाएगा। टार्की को एक अलग कमरे में ले जाया जाता है जबकि केन बाकी बंधकों की निगरानी करता है। लोगन पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करता है। टार्की का नाम एक डिब्बे के ढक्कन पर लिखता है और हर स्टेप को रिकॉर्ड करता है। स्टर्लिंग अंदर आती है और बताती है कि उसने कोल्ड चैम्बर में रखी सभी लाशों की जांच कर ली है और पाया है कि वे सभी औरतें प्रजनन क्षमता वाली थी। इसका मतलब वो जीव इंसानों को प्रजनन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। रीटर टार्की से पूछता है क्या तुम शादीशुदा हो? टार्की जवाब देता है तलाकशुदा हूँ। फिर रीटर कहता है अपनी उंगलियों को ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कोई रेड लाइन दिख रही है? टार्की कहता है नहीं, कुछ नहीं दिखता। टीम उस पर माइंड गेम शुरू करती है, उसे विचलित करने की कोशिश करती है, जबकि स्टर्लिंग टेस्ट के लिए उसकी एक उंगली काटने की तैयारी कर रही होती है। जैसे ही टार्की चाकू देखता है वो घबरा जाता है और पीछे हटता है और दीवार से चिपक जाता है।
बंधकों वाले कमरे में सब उस शोर को सुन लेते हैं और केन वहां जाने का फैसला करता है। टार्की घबराकर रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने जो पैसे काउंटर से चुराए थे ले लो, लेकिन मुझे प्लीज छोड़ दो। लेकिन ग्रुप उसे अनसुना करता है और टेस्ट की प्रक्रिया जारी रखता है। इस बीच जो लोग भागने की प्लानिंग बना रहे थे उनमें से एक बुजुर्ग आदमी कहता है कि वो फ्रीजर से बंदूक लेने जाएगा, जैसे कि पहले लिसा से तय हुआ था। लेकिन तभी मैनी चाकू निकाल लेता है और कहता है कि वो खुद जाएगा। बुजुर्ग आदमी उसे समझाता है कि उसे हथियारों का ज्यादा अनुभव है और चारों लोग अंत में मान जाते हैं। लिसा उन्हें समझाती है, जैसे ही गोली चलेगी तुम सब पीछे से उन लोगों पर हमला कर देना। दूसरी तरफ जहाँ किडनैपर्स मौजूद थे तभी वहाँ फोन बजने लगता है। रीटर थोड़ा सतर्क अंदाज में फोन उठाता है। दूसरी तरफ स्टीव होता है जो खुद को पुलिस नेगोशिएटर बताता है और बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है। वो सीधा सवाल करता है, तुम लोग क्या चाहते हो? रीटर जवाब देता है, अगर मैं बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। स्टीव फिर भी समझाने की कोशिश करता है, मैंने अपने करियर में सब कुछ देखा है, बताओ शायद मैं समझ पाऊं। लेकिन रीटर सहयोग नहीं करता और कहता है, मेरे पास तुम्हारे सवालों के लिए टाइम नहीं है। स्टीव उसकी भावनाओं को छूने की कोशिश करता है, तुम अपने घर से बहुत दूर हो रीटर, क्या तुम्हारी बेटी को ये सब जानकर गर्व होगा? यह सुनकर रीटर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन जल्दी ही फिर से अपने सख्त रूप में वापस आ जाता है और कहता है, मैं जहाँ जरूरत हो वहाँ जाता हूँ। स्टीव फिर से पूछता है, क्या कोई घायल है अंदर? रीटर टालता है, चार्लोट को ले आओ, उसी से बात करनी है। स्टीव बताता है कि चार्लोट फिलहाल लोकल पुलिस स्टेशन में नशे की हालत में पकड़ी गई है। स्टीव फिर से बंधकों की स्थिति के बारे में पूछता है, लेकिन रीटर चिल्लाकर कहता है, जितनी देर करोगे उतनी मुसीबत बढ़ेगी। स्टीव आखिरकार मान जाता है। अब टेस्ट की प्रक्रिया जारी रहती है। टार्की को मजबूती से पकड़ा जाता है और स्टर्लिंग उसकी उंगली काट देती है। उसकी चीखें बंधकों वाले कमरे तक सुनाई देती है, जिससे वहां डर और बढ़ जाता है। कटी हुई उंगली को बर्फ के जार में रख दिया जाता है। 2 मिनट बाद स्टर्लिंग पुष्टि करती है, कोई चेंजेस नहीं हुए, मतलब टार्की क्लीन है। लोगन थोड़ा निराश होकर कहता है, मुझे लगा यही इन्फेक्टेड था। बाहर पुलिस डॉक्टर स्टर्लिंग की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है, जिसमें वह बताती है कि ये जीव कैसे काम करते हैं और कैसे इन्हें मारा जा सकता है। वो बताती है कि फ्रीज करना सबसे अच्छा तरीका है जिससे इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। वो एक एक्सरे भी दिखाती है जिसमें जीव का विकसित रूप नजर आता है। स्टीव और कूपर ध्यान से सुनते हैं। एक पूछता है, क्या उसने सच में कहा कि ये चीज किसी उल्कापिंड या अनजान वस्तु से आई है? अब मामला और अजीब हो जाता है। कूपर बताता है कि चार्लोट रास्ते में है, करीब 20 मिनट में पहुंच जाएगी। फिर वो चार्लोट का क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाता है और फिर एरन रीडर की फाइल दिखाता है जिसमें लिखा है कि उसे जेपीएल से निकाल दिया गया था एक दुर्घटना में हत्या के आरोप के बाद। हालांकि उसे बरी कर दिया गया था। कूपर जोड़ता है कि रीटर के सारे साथी भी उसी समय निकाले गए थे और उसके बाद वो एक अजीब क्लब की तरह फिर से इकट्ठा हुए, हथियार खरीदे और महीनों तक गायब रहे। फिर से मार्केट के अंदर बिन्नी टीचर से कहता है, सर फ्रीजर का दरवाजा पूरा बंद मत करना, वो बाहर से ही खुलता है, अंदर से कोई बाहर नहीं निकल सकता। टेस्ट के बाद टार्की को बंधकों के पास वापस लाया जाता है और सब जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। वो कहता है, उन्होंने मेरी उंगली काट दी। अब सब सदमे में आ जाते हैं। फिर केन अगली बारी लिसा की तय करता है। लिसा घबरा जाती है और कहती है, मेरे पिता डिटेक्टिव स्टीव है। रीटर कहता है, क्या बात है? केन जवाब देता है, लड़की की अच्छी पहचान है लगता है। रीटर पूछता है, क्या वो सच में तुम्हारा पिता है? लिसा कहती है, असल में वो मेरे सौतेले पापा हैं। फिर भी रीटर कहता है, प्लान जारी रहेगा। तभी बिन्नी खुद को आगे कर देता है, मैं लिसा की जगह टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ग्रुप राजी हो जाता है। बिन्नी को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उधर चार्लोट पुलिस कार में मार्केट की ओर जा रही होती है। वह थोड़ी नशे में लगती है और अपने चश्मे के लिए पूछती है। ड्राइवर अफसर शांति से गाड़ी चला रहा होता है और पूछता है, तुम्हारे और रीटर के बीच में आखिर क्या हुआ? चार्लोट जवाब देती है कि सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे मिशन में मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं नशे में थी और उसने सब कुछ खुद किया। वो अफसर से कहती है, हथकड़ी खोलो, यह बहुत टाइट है। लेकिन अफसर मना करता है और कहता है, थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगा। वो ध्यान भटकाने के लिए रेडियो ऑन करता है, लेकिन तभी चार्लोट अजीब बर्ताव करने लगती है। उसमें अचानक जबरदस्त ताकत आ जाती है और वह हथकड़ी को खुद से छुड़ा लेती है। उसकी कलाई पर गहरे निशान बन जाते हैं,
मार्केट के अंदर ग्रुप बिन्नी की टेस्ट की तैयारी करता है। बिन्नी डरते हुए उनसे पूछता है, कोई सही जवाब है जिससे मैं उंगली कटने से बच जाऊं? रीटर जवाब देता है, मुझे बताने की इजाजत नहीं है। बिन्नी फिर पूछता है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे ये टल जाए? रीटर अफसोस जताता है और स्टर्लिंग बिन्नी की उंगली काट देती है। बाहर पुलिस कुछ रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है जिनमें लोग डर से भाग रहे होते हैं और बेसमेंट में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। बंदूकों वाले कमरे में केन बिन्नी की बहादुरी की तारीफ करता है। तभी अचानक एक औरत जोर से चिल्ला उठती है। स्टर्लिंग पुष्टि करती है कि वो भी साफ निकली। रीटर पूछता है, अब कितने बचे? स्टर्लिंग जवाब देती है, 3। स्टर्लिंग कहती है, अब शायद हमें चार्लोट की जरूरत नहीं है, वो तब आती है जब कोई मरता है। रीटर उसे एक नशेड़ी कहता है लेकिन मानता है कि चीज को पकड़ने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। स्टर्लिंग और रीटर में बहस हो जाती है। तभी लोगन चिल्लाकर उन्हें रोकता है। उस औरत की उंगली फिर से उग रही है। औरत जोर से चिल्लाती है और फिर अचानक हमला कर देती है। वो इतनी शक्तिशाली होती है कि पूरे ग्रुप को इधर उधर फेंक देती है। रीटर उसे गोली मारकर मार देता है। केन ग्रुप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इधर बंधक इस हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हैं। वे पुलिस अफसर की बंदूक लेने की प्लानिंग बनाते हैं। टीचर फ्रिज की ओर जाता है, बंदूक उठाता है, लेकिन जैसे ही वह लौटने वाला होता है कोई उस पर हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी चौंक जाते हैं। रीटर फिर से स्टीव से बात करता है। लिसा अभी तक जिंदा है लेकिन अगर चार्लोट को नहीं लाए तो अगला मारा जाएगा। स्टीव कहता है, 10 मिनट दो। लोगन रिपोर्ट करता है, सेंटिनल ने स्टर्लिंग को भी इन्फेक्ट करने की कोशिश की लेकिन ये अलग था। फिर वो ध्यान देते हैं कि प्रोफेसर यानी टीचर गायब है। बिन्नी डर के मारे बता देता है कि वो फ्रीजर में गया था। केन और लोगन फ्रीजर की जांच करते हैं और वहाँ टीचर की लाश पाते हैं। तभी पुलिस अफसर की लाश उठती है और वो जिंदा हो जाता है। अब वो भी एक क्रिएचर बन चुका होता है। वो गोलीबारी करते हैं। बाहर चार्लोट मौके पर पहुंचती है। वो अपनी हथकड़ी उतारती है और सभी को अपनी असाधारण शक्तियां दिखा देती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। चार्लोट स्टीव से बात करती है, ये एलियन इंसानों को एक वायरस की तरह इन्फेक्ट ही करते हैं और फिर वो इंसान घातक और सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। रीटर को केन घायल हालत में मिलता है। केन कहता है कि वो वायरस पुलिस अफसर में है, मुझे लगता है कि वही किंग है। फिर वह कबूल करता है कि मैं खुद भी संक्रमित हो चुका हूँ, मुझे मार दो। रीटर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और उसे गोली मार देता है। मार्केट के अंदर रीटर स्टर्लिंग से कहता है कि किंग वही पुलिस अफसर था, अब मुझे खुद उसे ढूंढना होगा, तुम बाकी लोगों का ख्याल रखना। बाहर स्टीव को पता चलता है कि चार्लोट भी इन्फेक्टेड हो चुकी है लेकिन उसकी खासियत यह है कि अब वह इन्फेक्टेड लोगों को पहचान सकती है। रीटर को लोगन की लाश मिलती है जिसे वो खत्म कर देता है। अब वो उस चीज का ध्यान आकर्षित करता है। बंधक मिलकर स्टर्लिंग पर हमला कर देते हैं और उसका हथियार छीन लेते हैं। मैनी खुशी में चिल्लाता है, अब हमारे पास बंदूक है, लेकिन तभी वो क्रिएचर द्वारा दीवार पर फेंक दिया जाता है। रीटर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं करती। क्रिएचर मैनी को खा जाता है। बाहर स्टीव मार्केट में घुसने की कोशिश करता है लेकिन चार्लोट उसे रोकती है। अंदर रीटर बिन्नी से कहता है, अगर जिंदा बचना है तो हम पर भरोसा करना होगा। स्टर्लिंग दिखाती है कि उसने भी टेस्ट कर लिया है और वो संक्रमित नहीं है। रीटर स्टीव से कहता है कि बस 10 मिनट और दो। स्टीव कहता है, लिसा को छोड़ दो। रीटर एक सौदा करता है, चार्लोट के बदले लिसा। चार्लोट जल्दी से स्टीव की जांच करती है और कहती है वो साफ है। रीटर अपने प्लान को समझाने ही वाला होता है लेकिन तभी कोई शोर सुनाई देता है और वह फोन काट देता है। बाहर स्टीव पुलिस से कहता है, तैयारी करो, अब अंदर जाना होगा। चार्लोट रोकने की कोशिश करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। लिसा अभी भी रीटर और टीम पर भरोसा नहीं करती। तभी बिन्नी कहता है, तुमने खुद को क्रिएचर देखा था, अब भी नहीं मानती। लिसा चुप हो जाती है और फिर दोनों मदद करने का फैसला करते हैं। ग्रुप मार्केट में ढूंढते हुए एक दरवाजे तक पहुंचता है जो अंदर से बंद होता है। अंधेरे गलियारों में उन्हें मैनी की लाश मिलती है। रीटर चेतावनी देता है, हमें मेन गेट से ही बाहर जाना होगा। तभी स्टर्लिंग और टार्की एक परछाई देखते हैं। टार्की घबराकर कहता है, वो हमें घेर रही है। रीटर जवाब देता है, नहीं, ये चीज बस मारना चाहती है, कोई चाल नहीं चल रही। बाहर स्टीव देखता है कि टॉर्च की लाइट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। अंदर ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर एक भयानक गरज की आवाज आती है। टार्की गलती से अपनी कटी हुई उंगली वाला जार गिरा देता है और जैसे ही वो उसे उठाने झुकता है वो क्रिएचर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मार डालता है। रीटर सबको मैनेजर के ऑफिस में जाने के लिए कहता है और वो मेन गेट खोलता है और स्टीव से आमना सामना होता है। स्टीव चिल्लाता है, लिसा कहाँ है? रीटर झूठ बोलता है वो मर चुकी है, लेकिन फिर सच बता देता है कि वो जिंदा है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वो भी नहीं बच पाएगी। स्टर्लिंग रिपोर्ट देती है, मैंने उस डरावनी चीज पर
पर 6 गोलियां चलाई, लेकिन फिर भी वो बच गया। अचानक वो प्राणी फिर से सामने आ जाता है, लेकिन इस बार उस पर कई गोलियां चलती है और वो भाग जाता है। अब लिसा और बिन्नी एक प्लान बनाते हैं। बिन्नी कहता है, मैं उसे डाइवर्ट करता हूँ, तुम भाग जाना, लेकिन लिसा इनकार करती है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। उधर स्टीव जिद करता है कि पहले लिसा को निकाला जाए। पीटर बताता है वो मैनेजर का ऑफिस यही है, वहीं है दोनों। फिर वो कहता है, जब तुम लोग बाहर निकलो मुझे उस चीज से निपटने दो। स्टीव लिसा और बिन्नी को ढूंढता है और जैसे ही वो मिलते हैं तीनों गले लग जाते हैं। चार्लोट अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस किंग को आकर्षित करती है। जैसे ही स्टीव, लिसा और बिन्नी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी पुलिस अंदर घुस जाती है। तभी अचानक क्रिएचर तेजी से अंदर घुसता है और रिटर पर हमला कर देता है। स्टर्लिंग अपनी बंदूक निकालती है, स्टीव भी गोली चलाता है ताकि ध्यान भटके। रिटर इस मौके का फायदा उठाकर अपने चाकू से उस जीव को चीर देता है और अंत में उस वायरस को उसके होस्ट से अलग कर दिया जाता है। रिटर चिल्लाता है, अब गोली चलाओ। पुलिस तुरंत गोलियों की बौछार कर देती है, जिससे वो राक्षस तो मर जाता है, लेकिन रिटर भी बुरी तरह घायल हो जाता है। रिटर को पता होता है कि अब वो खुद भी इन्फेक्टेड है। वो स्टर्लिंग से कहता है, अब मुझे भी मार दो, मैं नहीं चाहता कि वो चीज मेरे जरिए बाहर आए। स्टर्लिंग उसकी आखिरी इच्छा पूरी करती है और वो उसे मार देती है। कुछ मिनट बाद स्टीव स्टर्लिंग से कहता है, अगर तुम जो कह रही हो वो सच साबित हुआ तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। उसी वक्त चार्लोट वॉकी टॉकी पर एक डरावनी बात कहती है, वो किंग नहीं था। स्टर्लिंग चौंकती है, तो फिर असली किंग कौन है? चार्लोट धीरे से कहती है, मुझे लगता है वो किसी लड़के में है। अब हम देखते हैं बिन्नी और लिसा एक पुलिस कार में बैठे हैं। सब कुछ शांत लगता है। बिन्नी लिसा से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे लिसा की आंखें कुछ अजीब लगती है। वो पूछता है, लिसा तुम ठीक हो? लिसा कोई जवाब नहीं देती, बस उसे घूरते रहती है। बिन्नी जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसे समझ आता है वो अंदर से लॉक है। वो घबरा जाता है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है। लिसा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी बिन्नी। और फिर गाड़ी से सिर्फ बिन्नी की चीखें सुनाई देती है।